तो एक पैराबोला आपका बन जाता है, पैराबोला बन जाता है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक तरफ तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा होता है, तो उन्होंने इस y को कुछ यूं समझा कि y है डिस्टेंस एट वर्टेक्स, ये करके लिखी गई इक्वेशन भी आपको पैराबोला ही देती है। फोकस की इंटरप्रिटेशन लेटस रेक्टम की लेंथ के साथ बहुत ही सिंपल है, सीधी है। हमने पैराबोला की डेफिनेशन सीखी थी, पैराबोला की डेफिनेशन सीखी थी ना, क्या डेफिनेशन थी? डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस है, तो ऐसा पॉइंट जो फोकस डायरेक्ट्रिक्स से बराबर डिस्टेंस मेंटेन करके चले, उनका लोकस क्या बनाता है? पैराबोला बनाता है। आज हम एक और डेफिनेशन सीखने वाले हैं। तो आज हम सेकंड डेफिनेशन ऑफ पैराबोला सीखेंगे, जो लोगों को नहीं मालूम होती या समझ नहीं आती, या समझ आने के बाद एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। मुझे लगता है बारीकी से सजा सजा के सीखी जाए तो एक बार में समझी जा सकती है। तो ध्यान देना, आज हम दोनों डेफिनेशन यहाँ पे बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, एक जो हमने सीख रखी है वो, एक जो हम सीखने वाले हैं वो। सुनना ध्यान से कैसे डेवलपमेंट हुई सेकंड डेफिनेशन की। तो हम टू डेफिनेशंस ऑफ पैराबोलाज इकट्ठी लिखने वाले हैं, टू डेफिनेशंस ऑफ पैराबोला, डेफिनेशंस ऑफ पैराबोला। आप ये सोच रहे होंगे कि जी आपने सर्कल में तो दो डेफिनेशन नहीं लिखवाई, और आप सोच रहे होंगे कि नहीं सोच रहे होंगे पता नहीं, मैंने तो पहली बार ये सोचा था, और ये भी सोचा था क्या इलिप्स की भी दो डेफिनेशन होंगी क्या, क्या हाइपरबोला में भी दो डेफिनेशन होती होंगी क्या, ये सारी चीजें माइंड में गई थी। तो जब सर्कल की बारी आई सोचने की, तो सर्कल में दो डेफिनेशन लिखवाई हैं आपको। एक तो लिखवाई थी कि एक फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पे रिवॉल्व करने वाले पॉइंट के लोकस को सर्कल बोलते हैं, और दूसरी मैंने लिखवाई थी कि दो फिक्स पॉइंट ले लो और एक ऐसा पॉइंट जो 90 डिग्री यहाँ एंगल बनाता हो, उसका जो लोकस है वो भी सर्कल है। डायमेट्रिकल डेफिनेशन देखोगे तो सेकंड डेफिनेशन ऑफ सर्कल ही तो है वो, और क्या है। ठीक है, तो सर्कल में भी हमने की थी दो डेफिनेशन की बात, है ना। वैसी बात यहां नहीं करने वाला, यहां पे अंदाज थोड़ा बदल जाएगा। तो सबसे पहली डेफिनेशन पे आते हैं हम। सबसे पहली डेफिनेशन जो फर्स्ट डेफिनेशन थी, हमने फर्स्ट डेफिनेशन जो लिखी थी वो लिखी थी बाय यूजिंग डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। ये लिखी थी हमने बाय यूजिंग डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का इस्तेमाल करके कैसे कि भाई x प्लस ए इक्वल टू 0 एक लाइन ले लो डायरेक्ट्रिक्स, और आप a,0 एक फिक्स पॉइंट ले लो फोकस, तो एक पैराबोला आपका बन जाता है, पैराबोला बन जाता है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, या कोई भी ले लो फिक्स पॉइंट, कोई भी ले लो आप, डायरेक्ट्रिक्स लाइन कुछ भी ले लो आप, पैराबोला तो आपका बन ही जाएगा। अरे समझ में आ रही है। अगर मैं कोई और लाइन ले लूं, ये लो एक लाइन ले ली मैंने लाइन ले ली आपकी lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, ये मेरे डायरेक्ट्रिक्स है। फोकस मैंने ले लिया अल्फा कोमा बीटा पे, और मैं कहूं इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखो, तो ड्रॉ करने में तो ऐसे आएगा। अगर आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला मुझसे लिखवाओगे, ओब्लिक पैराबोला बन गया ये तो, अरे ओब्लिक पैराबोला बन गया ना, तो इसकी इक्वेशन अगर आप मुझसे लिखवाओगे तो बोलोगे जी कि वो x कोमा y का लोकस है जिनका यहां से जो डिस्टेंस है और यहां से जो डिस्टेंस है ये बराबर है। तो यहां से जो डिस्टेंस है ये मैं नोट करूंगा, तो lx प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ जनरल ओब्लिक पैराबोला मैंने लिख दी है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे समझ में आ रही है क्या भाई? ये मैंने इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख दी है। इक्वेशन ऑफ जनरल पैराबोला देख लो भाई, शकल उसकी ऐसी होती है। इक्वेशन ऑफ जनरल पैराबोला ऐसी होती है, देख लो इसको, इक्वेशन ऑफ जनरल पैराबोला को ऐसी होती है। एक तरफ तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा होता है, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस जैसी फील दे रहा होता है, एक जगह एक लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस वाली फील आ रही होती है। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ऐसी फील आए तो दिमाग चलना चाहिए इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहीं जनरल पैराबोला तो नहीं है, कोई पैराबोला तो नहीं है।
अरे समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है। हाँ, हमने इस पैराबोला को बहुत डिटेल में देखा था, इस पैराबोला को हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है ना। ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, a, 0 पे फोकस हो, x प्लस ए इक्वल टू 0 डायरेक्ट्रिक्स हो, तो पैराबोला मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 4x आता है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को देखिए, मैथमेटिशियन लोगों ने इस लाइन को बहुत देर तक देखा, घूरते रहे इसको कई देर तक, है ना। इस लाइन को देखा, ध्यान से सुनना बात को, अब जो बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैथमेटिशियन लोगों ने इन दोनों लाइंस को, इनफैक्ट मैथमेटिशियन लोगों ने देखा कि पैराबोला के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का जोड़ा बहुत मस्त है, मगर उन्होंने ये भी सोचा कि ये एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स का जोड़ा भी बहुत खूबसूरत है। उन्होंने एक दूसरे जोड़े पे ध्यान दे लिया गलती से। सारा पैराबोला मैं पढ़ रहा हूं फोकस डायरेक्ट्रिक्स का इस्तेमाल करके, ये मेरा फोकस, ये मेरे डायरेक्ट्रिक्स, और हम सारे पैराबोला पढ़ रहे हैं फोकस डायरेक्ट्रिक्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, ठीक है। मैथमेटिशियन लोगों ने इस इक्वेशन को y स्क्वायर इक्वल टू 4x को कुछ इन नजरों से देखा। आप देखना जरा इन नजरों से, आप भी कोशिश करना सेम नजरों से देखने की। मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि ये लो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उन्होंने कहा कि पैराबोला पे मूव कर रहा है पॉइंट x, y मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। बेसिकली जो y है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला से पैराबोला पे मूव करने वाले पॉइंट का डिस्टेंस है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो उन्होंने इस y को कुछ यूं समझा कि y है डिस्टेंस, आप इसको इसको कुछ बोल देते हैं, हाँ चलो डिस्टेंस ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है ना। इस y को तो ऐसे समझा उन्होंने, और कहा दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इनटू x, और x को उन्होंने कहा कि ये है डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और उन्होंने कहा कि इस पैराबोला में ही नहीं, हर पैराबोला में ही ऐसा होता है। बात तो बिल्कुल है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी यहां फॉलो हो रही है। एक बात बताओ, इसको, इसकी शेप अगर मैं यूं करके यूं कर दूं और लोकेशन इसकी बदल दूं, तो वहां पे भी तो यही चीज वैलिड हो रही होगी, डिस्टेंसेस तो वही हैं। अरे आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अरे समझ में आ रही है क्या? मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि अच्छा, ये यहाँ पे स्पेस का थोड़ा अपने को इश्यू आ गया, तो कोई बात नहीं, इसको वापस मैं यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे खेल ये देखने को हमें मिल रहा है, खेल देखने को मिला, सेकंड डेफिनेशन हमें देखने को मिल रही है, सुनना ध्यान से। हमें सेकंड डेफिनेशन यहाँ मिल गई मेरी, सेकंड डेफिनेशन मेरे को मिल गई है। सेकंड डेफिनेशन जो है वो लिखी गई है किसका इस्तेमाल करके? सेकंड डेफिनेशन लिखी गई है बाय यूजिंग एक्सिस ऑफ पैराबोला, ध्यान से सुनना, बाय यूजिंग एक्सिस ऑफ पैराबोला, बाय यूजिंग टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इन तीन बातों का इस्तेमाल करके पैराबोला की सेकंड डेफिनेशन लिखी गई है। सेकंड डेफिनेशन ऑफ पैराबोला का ये कहना है, पूरी बात को ध्यान से सुन लो, जो मैंने अभी बताया कि ये मेरे एक्स एक्सिस हैं, ये मेरे वाई एक्सिस हैं। सेकंड डेफिनेशन ऑफ पैराबोला में मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि अगर आपको एक्सिस ऑफ पैराबोला पता हो, अगर आपको एक्सिस ऑफ पैराबोला पता हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, और आपको टेंजेंट एट वर्टेक्स पता है, आपको टेंजेंट एट वर्टेक्स पता है, Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 है, और एक्सिस ऑफ पैराबोला पे ही फोकस होता है, ठीक है, और आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पता है, इसका जो लेटस रेक्टम की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको पता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको अगर पता है ना, तो आप पैराबोला की इक्वेशन लिख सकते हो, है ना। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ पैराबोला बता सकते हो कितनी हो जाएगी?
इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी हमारी, देखो जरा, ये तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गई। इसको यूं समझो आप, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कुछ ऐसे लिख देंगे अपन। देखो ये पॉइंट है जो पैराबोला पे घूम रहा है, पी एक्स कोमा वाई। मैं कहूंगा कि ये डिस्टेंस देखो कितना है, आप कितना है ये डिस्टेंस एक्स कोमा वाई का, एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो है डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूं, दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इनटू इसका यहां से डिस्टेंस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। मुझे बता दो कि क्या ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है या नहीं। बिल्कुल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, बिल्कुल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ना। ये मैंने क्या लिखा है यहां पे, ये मैंने लिखा है डिस्टेंस ऑफ पी, यहां पे असली बात यहां लिख रहा हूं मैं पीले अक्षरों से, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्सिस ऑफ पैराबोला, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्सिस ऑफ पैराबोला को इक्वल कर दो आप लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इनटू डिस्टेंस ऑफ पी, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो ये करने से जो इक्वेशन आएगी वो पैराबोला की इक्वेशन आएगी। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जो पहली डेफिनेशन है पैराबोला की, वो लिखी गई थी डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का इस्तेमाल करके। कैसे लिखी गई थी डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का इस्तेमाल करके, कि जी पी एल इक्वल टू पी एफ कर दो आप, डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। ये पी एल इक्वल टू पी एफ करके लिखी गई इक्वेशन है। पी एल इक्वल टू पी एफ करके लिखी गई इक्वेशन भी आपको पैराबोला देती है, मगर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्सिस ऑफ पैराबोला इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इनटू डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये करके लिखी गई इक्वेशन भी आपको पैराबोला ही देती है। जो बेसिक डेफिनेशन है पैराबोला की, इस डेफिनेशन से जो पैराबोला आया, उस पैराबोला की इंटरप्रिटेशन की गई। फिर तो पता लगा, लिखने का एक और अंदाज भी है। यहां पे y को नोटिस किया कि इस पैराबोला पे जो x, y घूम रहा है, ये जो y है जिसका स्क्वायर यहां पे, अरे मैंने यहां पे इसका स्क्वायर भी तो करना है, इसका स्क्वायर, हाँ यहां पे इसका स्क्वायर करना है ना, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इनटू डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है ना, तो यहां पे इसका स्क्वायर मेरे को करना है, तो स्क्वायर मेरे को करना है, तो यहां पे भी स्क्वायर कर देता हूं, ये यहां पे स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, स्क्वायर यहां पे करना है। ठीक है जी, अरे समझ में आ रही है ना बात। तो हाँ, तो क्या कहा गया कि यार ये जो चीज है, ये जो चीज मेरी y है और ये चीज क्या है, ये है x। तो यहां पे कहा गया कि यार डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इनटू डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। ऐसे इस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को इंटरप्रेट किया गया। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में इस y की इंटरप्रिटेशन, इस 4a की इंटरप्रिटेशन और इस x की इंटरप्रिटेशन जो है, इनका इस्तेमाल करते हुए सेकंड डेफिनेशन बनाई गई है। करेक्ट है जी। p फ्रॉम a, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम, चलो यहां पे लिख भी देता हूं मैं कि इंटरप्रिटेशन यहीं से हुई है, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम एक्सिस डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x क्या है, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। सुनना अभी ध्यान से बात, चीजें और भी हैं, और ये है आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इनटू दिस करना है अपने को। तो दोनों डेफिनेशन पैराबोला की क्लियर हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूं, कंक्लूड कर देता हूं। पैराबोला की इक्वेशन मुझे कोई लिखने के लिए देगा तो मैं उसे बोलूंगा भाई
या तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दे दे, मैं लिख दूंगा। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दे देगा तो मैं पीएफ इक्वल टू पीएल करते हुए, इसका इस्तेमाल करते हुए पैराबोला लिख दूंगा। मैं बोलूंगा अगर तू ये नहीं दे रहा तो मुझे एक काम कर दे, 3 चीजें दे दे। मुझे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दे दो, मुझे आप बता दो एक्सिस की इक्वेशन क्या है, मुझे आप टेंजेंट एट वर्टेक्स बता दो, मैं पैराबोला की इक्वेशन फिर भी लिख दूंगा। समझ आ रही है बात, है ना? ये मेरी क्या है, ये है एक्सिस। एक्सिस किसकी? पैराबोला की। ऑब्वियसली पैराबोला पढ़ रहे हैं अपन, तो बार बार मैं ना भी लिखूं एक्सिस ऑफ पैराबोला, सीधा एक्सिस भी लिख दूं तो समझ जाना चाहिए आपको, है ना? और ये मेरी क्या है, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है। टेंजेंट एट वर्टेक्स में वो दम है जो इक्वेशन लिखने में सक्षम है अलोंग विद द एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्लियर हो गई बात? अगर ये बातें क्लियर हो गई हैं तो इन बातों का इस्तेमाल कैसे करेंगे अपन, वो भी मैं आपको भी दिखा रहा हूं, ठीक है? तो ये वो खास किस्म की जादुई बात है जो अपने को क्लियर हो गई है ना। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर लगाना नहीं भूलना अपने को। तो अब देखिए, अब किसी ने मुझे कहा कि साहब एक पैराबोला है, ध्यान से सुनना। किसी ने मुझे कहा कि साहब एक पैराबोला है और वो पैराबोला कुछ यूं है कि उसकी जो एक्सिस है वो ये है, उस पैराबोला की जो एक्सिस है वो ये है। क्या हो गई ये वाली एक्सिस? कौन सी हो गई? x माइनस वाई इक्वल टू 0। और टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है वो ये है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। एक बात तय है कि ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है और जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है, ये दोनों अपनी मर्जी की लाइन नहीं ले सकते आप, परपेंडिकुलर लाइन ही होती है ये, है ना? तो यहां पे बेसिकली ये वाली क्वांटिटी bx माइनस ए वाई मिलेगी आपको, ताकि इनका स्लोप जो है m1 m2 -1 रहे, ठीक है? ये तो मैंने एक जनरल बात लिख दी, ठीक है? हाँ, तो यहां पे देखिए, ये हो गई हमारी एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला दे दी इस भाई ने, है ना? इसने टेंजेंट एट वर्टेक्स दे दी मेरे को, टेंजेंट एट वर्टेक्स दे दी भाई साहब ने मुझको, और मुझे कहा कि पैराबोला की इक्वेशन बताओ। मैं कहूंगा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी चाहिए, है ना? तो इस भैया ने हमको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी दे दिया। इन्होंने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी मेरे को दे दिया 4 यूनिट्स, ठीक है? अब कहा कि पैराबोला की इक्वेशन बताओ, तो मैं कहूंगा 2 पैराबोला बन सकते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन से ऐसा पैराबोला भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, 2 बन सकते हैं। तो इन्होंने कहा फोकस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक और इंफॉर्मेशन दे दी, फोकस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने कहा ये तो बढ़िया काम कर दिया, एक ही पैराबोला बनेगा। इंटरेस्ट आ गया अब अपने को कि पैराबोला एक बनेगा। उसने कहा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता दो अगर बनेगा तो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बता दो, फोकस के कोऑर्डिनेट बता दो और डायरेक्ट्रिक्स बता दो। सुनो क्या करा उसने, उसने सेकंड डेफिनेशन में इस्तेमाल होने वाली चीजें दे दी और फर्स्ट डेफिनेशन में इस्तेमाल होने वाली चीजें पूछ ली, है ना? दोनों डेफिनेशन को रिलेट करवाने की कोशिश की गई है, ठीक है? तो कहा कि फाइंड, पहली चीज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना? नोट्स में करवाया गया सवाल सवाल नहीं है, वो अपने आप में सिखाने वाली बहुत सारी चीजें, थ्योरी भी है और सवाल तो है ही, तो यूनिक सवाल है। तो नोट्स के सवालों को बहुत ध्यान से समझें। इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताना है, फोकस बताना है ऑब्वियसली पैराबोला का, डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, फोकस बताना है जी क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स बतानी है आपको, डायरेक्ट्रिक्स आपको बतानी है। बताइए जरा, पहला कोई मुश्किल पार्ट नहीं है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो हम लिख देंगे, ये ले लिया, इस पे जनरल पॉइंट पी एक्स कोमा वाई, इसका एक्सिस से डिस्टेंस नापा, कितना है एक्सिस से डिस्टेंस? देखो एक्सिस से डिस्टेंस नापा कितना है जी, x माइनस वाई बाय √2 का होल स्क्वायर
लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कितनी है, कितनी है 4 इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना है टेंजेंट एट वर्टेक्स से है जी x प्लस वाई बाय रूट 2 का मोड ले लेते हैं, ठीक है, मोड ले लेते हैं। मगर ये पैराबोला जो है, इस पैराबोला में अब देखो यहाँ पे x पॉजिटिव ही है, बड़े हैं, y है, तो ऐसे खुला भी छोड़ दो, ठीक है, मतलब ऐसे अगर खुला भी कोई छोड़ दे तो भी ठीक है, समझ जाएंगे अपन, है ना। क्यों समझ जाएंगे कि लेफ्ट साइड यार मेरी पॉजिटिव है तो राइट को ऐसे होना ही पड़ेगा, पॉजिटिव ऑप्शन भी नहीं बेचारी के पास कोई और, है ना, पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो ठीक है, मोड ले लो, मोड ले लो, अच्छी बात है, ये लो मोड ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी, ठीक है ना। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात यहां से मैं बताता हूं तुमको, जो मेरे पेपर में हुई थी मेरे साथ। मेरे पेपर में सवाल आया कि जी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये क्या हो गया आपका 2, तो इधर 8 2 है ना, 2 को इधर लाओगे तो ये कितना 4 रूट 2, तो ये हो गया 4 रूट 2 एक्स प्लस वाई, है ना। तो यहाँ का नंबर कुछ अलग था, मुझे याद आ रहा है शायद यहाँ पे कुछ 8 लिखा हुआ था, मुझे जो याद आ रहा है लिखा हुआ था कि ये एक पैराबोला है, इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बता दो, और पहला ऑप्शन में 4 रूट 2 था। तो खुश हो गए कि जी डिस्टेंस लिखा, वाई स्क्वायर टाइप की फील दे रहा है, 4a टाइप की फील दे रहा है, एक्स टाइप की फील दे रहा है, तो 4 रूट 2 जनता तो टिक करने वाली है। मगर इसको रीअरेंज करना था पहले डिस्टेंसेस की फॉर्म में, एक जगह स्क्वायर होता है, इस बात का ख्याल रखना है अपने को, उसके बाद फिर 4 इसका आंसर टिक करना है अपने को। तो ये एक अपने आप में एक जेई एडवांस का सवाल है। यहाँ पे तो आपको फ्लो में कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ बड़ा इजी इजी है, क्या है इसमें, कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ये सवाल आया हुआ सवाल है, फिर जेई मेंस में भी ये आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो सवाल क्या है कि जी देखिए ये पैराबोला, इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम बता दो, तो ओब्लिक पैराबोला की लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम का सवाल आया कायदे से देखा जाए तो, मगर हम यहाँ पे इतना अच्छे कनेक्शन में पढ़ रहे हैं कि अपने को डिफिकल्टी नहीं हो रही इसको समझने में। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का रूट करके एडजस्टमेंट करके फिर जो वैल्यू बचती है वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम आएगी, ठीक है। एक बात तो हमने सीख ली, खैर यहाँ से सवाल भी कर लिया एक और, ठीक है, आगे चलते हैं। फोकस किसको बोलते हो आप? मैं कहता हूं फोकस मिलता है वहां जो वर्टेक्स से आगे एक बिंदु लेंथ कितनी लेटस रेक्टम की 1/4, तो मैं कहता हूं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मेरा 4 है, तो बेसिकली मेरा 4 टाइम्स ये जो डिस्टेंस है फोकस का वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है ये a होता है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी आती है 4a आती है, तो 4a की वैल्यू 4 है, क्या है, तो a की वैल्यू मेरी 1 है। a क्या है, a को मैं यूं समझता हूं कि वर्टेक्स से लेकर के फोकस तक का डिस्टेंस मैं a मानता हूं, तो मैं मानता हूं कि मुझे वो पॉइंट बता दो, अच्छा वो पॉइंट बड़े मस्त पॉइंट है, वो x और y बराबर है उनका, तो मुझे वो अल्फा कोमा अल्फा बता दो जिनका 0,0 से डिस्टेंस 1 होगा। तो इसका मतलब मैं चाहता हूं कि यहां से ये डिस्टेंस हो गया आपका अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर और इसका रूट इक्वल टू 1, मतलब यहां से अल्फा आ गया 1/√2, तो मेरा जो फोकस है, मेरा फोकस हो गया 1/√2 1/√2 पे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फोकस की इंटरप्रिटेशन समझ में आई आपको? फोकस की इंटरप्रिटेशन लेटस रेक्टम की लेंथ के साथ बहुत ही सिंपल है, सीधी है, ठीक है। मैं ए को मानता हूं कि ए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो यहां आप, खैर फोकस तो निकल ही गया, ये लो पहले फोकस लिख देता हूं मैं 1/√2 1/√2 आंसर आ गया। मैं इसके माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए, इंपॉर्टेंस ऑफ ए, है ना, इन पैराबोला। सिर्फ ये ए एक इक्वेशन में यूज होने वाला ए नहीं है, बल्कि ए को यूं समझो, ए बहुत काम की चीज है, वर्टेक्स से ए आगे चलोगे फोकस मिलेगा, ए पीछे चलोगे डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी, ए को 4 गुना करोगे तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम मिलेगा। ए तो बहुत कुछ दे देता, पूरा पैराबोला बता दिया, डायरेक्ट्रिक्स फोकस लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम का आइडिया दे दिया इन्हें, और क्या चाहिए पैराबोला के बारे में, कुछ भी जानकारी ले लो आप। तो मैं कहूंगा कि आप 1/√2 1/√2 पे गए, फोकस मिला, पीछे आते -1/√2 -1/√2 पे तो क्या मिलती है आपको
डायरेक्ट्रिक्स मिलती, तो डायरेक्ट्रिक्स को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। डायरेक्ट्रिक्स मिलती और वो डायरेक्ट्रिक्स लेंथ ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स के पैरेलल मिलेगी, लेंथ ऑफ सॉरी टेंजेंट एट वर्टेक्स के पैरेलल मिलेगी। तो इसकी भी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, अरे होगी क्या नहीं होगी। और ये पास कर रही है -1/√2 -1/√2 से, तो इसको सेटिस्फाई तब करेगी जब यहां पे आप लिखोगे -√2, है ना भाई। इससे पास करेगी मतलब x और y का जोड़, इन दोनों का जोड़ कितना करोगे आप, इन दोनों का जोड़ करो तो -√2 आ रहा, तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू -√2 आ गई। ठीक है, तो मैंने अगर आप पेन उठा करके देखोगे तो आपको समझाने के लिए बल्कि लिख दिया, अदरवाइज तो 1-2 लाइन का सवाल है जिसमें तीनों पार्ट हो रहे हैं। अरे समझ में आ रही क्या, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो ये सिंपल तरीके से सोल्व किया जा सकता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -√2। ठीक है जी, समझ में आ रही है। तो ओब्लिक पैराबोला की अंडरस्टैंडिंग इस पूरे सवाल से क्लियर हो रही है आपको। अरे ओब्लिक पैराबोला, ये ओब्लिक पैराबोला बना दिया मैंने, ओब्लिक पैराबोला। हम अभी तक जो डिस्कशन कर रहे थे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पैराबोलाज का कर रहे थे, हमने अब से ओब्लिक पैराबोलाज का डिस्कशन करना चालू कर दिया है, ये समझाने का प्रयास है। और क्या बताने का प्रयास है जी आपको, कि जो 2 डेफिनेशन ऑफ पैराबोलाज आपको सिखाई हैं, इसी के साथ आपको ओब्लिक पैराबोला सिखाने का प्रयास किया गया है। ओब्लिक पैराबोला भी सिखाने का प्रयास किया गया है। 2 डेफिनेशन पढ़ी मैंने इसलिए ताकि ओब्लिक पैराबोला की अंडरस्टैंडिंग मेरी अच्छी हो जाए, हर पैराबोला की अंडरस्टैंडिंग मेरी अच्छी हो जाए। ओब्लिक पैराबोला समझते हो ना, एनी जनरल पैराबोला, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल पैराबोला मेरे होते हैं, वर्टिकल पैराबोला होते हैं, ओब्लिक पैराबोला। ठीक है, तो लिख लो जी बात को। ठीक है, नहीं अगर याद आ रहा तो आपकी याददाश्त को थोड़ा पंख देने के लिए बता दूं आपको, ये मेरा हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। इस तरीके के जो पैराबोला होते हैं वर्टिकल पैराबोला होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे कुछ पैराबोला होते हैं जो ओब्लिक पैराबोला होते हैं, जिनकी एक्सिस ना हॉरिजॉन्टल होती हो ना वर्टिकल होती हो, है ना। ऐसे पैराबोलास को बोला जाता है ओब्लिक पैराबोलास। अगर ये सवाल समझ में आ रहा है ना, और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, जेई का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप ओब्लिक पैराबोला का। वर्टिकल पैराबोला, ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला था अपना, है ना, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। ठीक है जी, ये चीज है। ठीक है, कुछ और नायाब बातें सीखते हैं, कुछ और बातें भी अपन सीखेंगे पैराबोला के बारे में, है ना। ये होगी बातें सारी, याद करो वापस से। किसको, जनरल कर्व ऑफ डिग्री 2 को, आ गया याद। जनरल कर्व ऑफ डिग्री 2, जनरल कर्व ऑफ डिग्री 2 को वापस अगर अपन याद करें तो वो है मेरा ए एक्स स्क्वायर, जरा बताना मेरे को क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और ये जो कर्व है ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए एच बी जी एफ एंड सी, क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकता है जी, ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर सकता है, और पेयर ऑफ लाइंस में भी पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस भी रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब एक सिंगल लाइन भी क्या पता मिल जाए, है ना। पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर सकता है ये, है ना। और ये सर्कल भी दे सकता है अपने को, ये पैराबोला भी दे सकता है अपने को, और क्या दे सकता है जी, ये इलिप्स दे सकता है जी अपने को, हाइपरबोला दे सकता है जी अपने को ये। और ऐसा भी सीन हो सकता है कि ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा हो देने की,
कुछ ना दे रहा हो, दिख रहा हो सर्कल है, पता चले इमेजिनरी है, दिख रहा हो पैराबोला जैसा है मगर असली देखा जाए तो ड्रॉ ही नहीं हो रहा वो, पता चले कि एक खराब किस्म का इलिप्स दे दिया इसने जो है ही नहीं, इलिप्स नहीं है, दिख रहा है बस ऐसे ही करके। कैसे दिखेगा इलिप्स? ऐसे करके। ये बहुत बेशरम किस्म का कर्व है, क्या पता ये ऐसे करके लिख दे आपको दिस इज इक्वल टू -1, लो बताओ, है ना? ये तो नहीं है इलिप्स, है ना? दिखने में लग रहा है कि कुछ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, है ना? है ना? तो ये तो कहने का मतलब ये जो कर्व है ये खराब किस्म की चीजें भी दे सकता है, मतलब एक्टिंग भी कर सकता है, ये एक्टर भी है ये, ठीक है? तो ये सारी बातें ये कर्व रिप्रेजेंट करता है। हम ये सीख चुके हैं कि ये कर्व पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करता है? जब डेल्टा क्या आ जाए, 0 आ जाए। डेल्टा 0 का मतलब क्या है? एक खास किस्म की वैल्यू ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, है ना? वो 0 आ जाए तो ठीक है। सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है ये? हाँ, जब a इक्वल टू बी हो, h की वैल्यू 0 हो जाए, xy 0 नहीं, h की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है? a इक्वल टू बी हो, h इक्वल टू 0 हो तो ये सर्कल दे सकता है, मगर इमेजिनरी सर्कल भी दे सकता है ऐसा करने पे। तो एक्टर लोगों को देखना पड़ेगा कहीं एक्टर लोग इसमें ना आ गए हों। खैर अपन ने समझ लिया था सर्कल में, और सर्कल में 0 रेडियस का सर्कल दे दे तो पॉइंट आ जाएगा जी, पॉइंट भी दे सकता है ये, ठीक है? तो ये बातें अपन पढ़ चुके हैं। आज हमारा इंटरेस्ट इस बात में है कि ये जो कर्व है ये पैराबोला कब रिप्रेजेंट करेगा। मेरा इंटरेस्ट इस बात में है आज, और अगले चैप्टर में इस बात में इंटरेस्ट रहेगा कि इलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा, और फिर ये इंटरेस्ट रहेगा कि हाइपरबोला। तो मैं इस पूरे कर्व को पढ़ लूंगा लास्ट तक, ठीक है? और बिल्कुल लास्ट में फिर ये भी मैं बताऊंगा कि ये कर्व कोनिक सेक्शन क्यों है। अभी तक तो हमने ऐसे अज्यूम कर लिया कि शायद ये कोनिक सेक्शन है ना? ये कर्व इन सारी चीजों के अलावा कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब कोनिक सेक्शन ही है। तो उसके ऊपर भी एक डिस्कशन करेंगे, है ना? एक कोन की इक्वेशन लिखेंगे, एक प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे, कटवाएंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, यही आ जाएगा। हम क्या करें? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो तो हमारे सिलेबस में 3D सॉलिड फिगर्स का 3D में पढ़ना नहीं है, नहीं तो कोन की इक्वेशन इंजीनियरिंग में जब जाते हैं, हायर मैथमेटिक्स में कोन की इक्वेशन पढ़ते हैं, प्लेन की इक्वेशन से इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पे तो बिल्कुल फील आ जाती है कि तो है कोनिक सेक्शन है, तो वो फील अपन यहाँ पे भी ले आएंगे। ठीक है? तो आज हमारा डिस्कशन खैर है पैराबोला कब रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं, तो क्लियर हो गया। मैं ये देखने जा रहा हूं कि जनरल कर्व ऑफ डिग्री 2 पैराबोला कब रिप्रेजेंट करेगा। कंडीशन, मैं उस कंडीशन में इंटरेस्टेड हूं, मैं उस कंडीशन में इंटरेस्टेड हूं, कंडीशन फॉर विच जनरल कर्व ऑफ डिग्री 2 विल रिप्रेजेंट द पैराबोला। ये अपना टॉपिक है जी। अपना इंटरेस्ट है उस कंडीशन में कि जी मेरा जो जनरल कर्व ऑफ डिग्री 2 है वो पैराबोला रिप्रेजेंट करे। चलो पैराबोला रिप्रेजेंट करे, समझते हैं बात को। एक बात तो साफ है कि पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला इन सब के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये यहाँ पे लिखना बहुत ही जरूरी है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 के साथ कुछ कंडीशन आएंगी। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 के साथ तो सब कुछ हो सकता है, फिर एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट है। तो इलिप्स वाली तो कंडीशन हम करेंगे चैप्टर्स में, पैराबोला की कंडीशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है जी, अभी देख रहे हैं अपन। तो मुझे एक बात बता दो आप कि पैराबोला की चलो जनरल इक्वेशन लिखते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है? मेरे पास एक लाइन है, जनरल लाइन ले रहा हूं मैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स ले ली मैंने, है ना? ये ले ली मैंने डायरेक्ट्रिक्स, ये ले ली मैंने डायरेक्ट्रिक्स, और यहाँ ले लिया मैंने फोकस एल्फा कोमा बीटा। तो पैराबोला की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी जरा बताना। अभी लिखी थी मैंने थोड़े समय पहले कि जी कोई भी जनरल पॉइंट पी एक्स कोमा वाई ले लो, और ये डिस्टेंस क्या कर दो आप, बराबर कर दो, तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला अपने को देखने को मिलेगी, है ना? क्या होगी जी? वो होगी जी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
का मोड इज इक्वल टू एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर का अंडर रूट। ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गई। ठीक है, आइए इस इक्वेशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे रहा हूँ, तो दोनों तरफ जब स्क्वायरिंग कर दे रहे हो तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, ऐसा कुछ नजर आएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस तामझाम को राइट में ले जा करके सबको सिंप्लीफाई करके, है ना, मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। मैं वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालूंगा, मैं जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ कर रहा हूं मैं। तो मुझे बताओ, देखो यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बन रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर बनेगा, है ना, और यहाँ कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो वो ए स्क्वायर इधर से कैंसिल आउट होकर के कितना कितना आ जाएगा, इधर बी स्क्वायर आ जाएगा। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ मेरे को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। अच्छा, एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है, एक्स वाई इधर से तो आएगा नहीं कहीं से भी, एक्स वाई इधर से ही आएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस इनटू दिस करने पे, तो 2ab एक्स वाई का कोफिशिएंट आ गया। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा जी, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे तो वाई स्क्वायर इधर से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा रुको जरा, 2ab थोड़ी आया, इस 2ab को राइट में भी तो लेके जाओगे आप, तो माइनस 2ab आया ना यार, माइनस 2ab आया। ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल एकदम। तो तो वाई स्क्वायर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर वाई में बी स्क्वायर कैंसिल होके क्या आ गया, ए स्क्वायर वाई, ऐसा हो गया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक, अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई, एक्स वाई की टर्म आ गई, वाई स्क्वायर की टर्म आ गई। अब यहाँ पे -2 अल्फा एक्स, फिर ये मल्टीप्लाई होके, फिर ये एक्स की टर्म इधर आकर के, फिर कुछ आ गया, मान लो मतलब कुछ एक्स का कोफिशिएंट आ गया, जैसे ए एक्स आ गया, है ना, फिर कुछ बी वाई आ गया, फिर कुछ सी इक्वल टू 0, ऐसी कुछ स्थिति आ जाएगी, और ऐसी स्थिति आ गई। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात नोटिस करो, यहाँ पे ये जो सेकंड डिग्री टर्म्स हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना रही है। सेकंड डिग्री टर्म क्या बना रही है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये है एक परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं ये कहता हूं कि जब जब सेकंड डिग्री टर्म परफेक्ट स्क्वायर बना रही होंगी, तब तब जनरल कर्व ऑफ डिग्री 2 को इस फॉर्मेट में, यानी कि इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, और इस फॉर्मेट में लिख सकते हो तो पैराबोला उसके करस्पॉन्डिंग ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका मतलब जब जब ये क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर बन रही होगी, ध्यान से सुनना, ये क्वांटिटी मेरी परफेक्ट स्क्वायर बन रही होगी, तब मेरा जो जनरल कर्व ऑफ डिग्री 2 है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रही है। तो मेरा यहाँ पे गेम इस बात पे आके अटक गया है कि फॉर दिस कर्व टू रिप्रेजेंट पैराबोला, दिस टर्म मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मेरा डिस्कशन यहाँ पे आके रुक गया है कि फॉर दिस कर्व टू बी पैराबोला, ध्यान से सुनना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको एक परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, और इसको एक परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, ये बात नई जो बात लिख रहा हूं उसके बिल्कुल दोनों बातें एक हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन में x की वैल्यू दोनों सेम आ जाए, क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का d 0 हो जाए तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी अपने आप। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही,
डी जीरो अगर हो जाए तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी ये, ठीक है। मैं कहता हूं काय को इतना पेन लेते हैं, हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ये देखा हुआ है कि ये इक्वेशन तो कंबाइंड इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन है, सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कब करती है ये, कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट तब करती है जब एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर हो। भाई सेम स्ट्रेट लाइन तब होती है जब थीटा जीरो हो। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो टेन थीटा जीरो होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो। तो डायरेक्ट लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपनी प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करके, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल ना भी करो तो भाई ये चीज जीरो के बराबर हो और इसका डी इक्वल टू जीरो हो तब जाके परफेक्ट स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगी। और जब डी जीरो करेंगे तो देखो जरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, तो यहां पे आ गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो अगर आपको जनरल कर्व ऑफ डिग्री 2 को देख करके, जनरल कर्व ऑफ डिग्री 2 को देख करके ये बताना हो कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है क्या, दो चीजें देखनी है, डेल्टा नोट इक्वल टू जीरो और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अगर आपने एक कर्व देखा उसका एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ रहा है तो वो पैराबोला भी रिप्रेजेंट कर सकता है और कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकती है। डेल्टा चेक करना पड़ेगा, डेल्टा जीरो है अलोंग विद एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी तो वो क्या है, पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन है। मगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है और फिर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, तब जाकर के दोनों बातें होनी जरूरी हैं, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो जनरल कर्व ऑफ डिग्री 2 पैराबोला रिप्रेजेंट तब करेगा जब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो, है ना, एंड डेल्टा मेरा नॉट इक्वल टू जीरो हो। डेल्टा मेरा नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन हमने डिराइव कर ली। इलिप्स और हाइपरबोला में भी आगे जाकर के मैं आपको बताऊंगा कि इलिप्स में मैं प्रूव कर दूंगा कि एच स्क्वायर लेस देन ए बी होना चाहिए, हाइपरबोला में प्रूव कर दूंगा एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। और हमें फिर पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा इस कर्व को, जब भी कोई हमें कोई लाके देगा तो इस कर्व को देख करके मैं बता दिया करूंगा कि कौन सा कोनिक ये लिखा हुआ है और उस कोनिक को ट्रेस करने की हिम्मत भी मैं कर दिया करूंगा, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, और थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं बातें आपको। पीछे चलते हैं, ये सवाल हमने किया था, इस सवाल में देखिए पैराबोला आया था। इस पैराबोला की इक्वेशन में आप खुद भी देख सकते हो, मेरी जो परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म देखो यहाँ देखने को मिल रही है। तो परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म तो भाई पैराबोला की इक्वेशन है तो होनी ही चाहिए, है ना। तो पैराबोला की इक्वेशन में ये बात एकदम क्लियर है, एक तो परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म देखने को मिल रही है और परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जो चीज बची थी वो क्लीनियर चीज बची थी, बची हुई है, क्या परेशानी है इसके अंदर, ठीक है ना। जब भी मेरे को ऐसी चीज दिख जाए कि परफेक्ट स्क्वायर एक्स वाई में हो और फिर एक लीनियर चीज भी मेरे को दे रखी हो तो मैं समझ जाऊंगा है तो पैराबोला, ठीक है। तो ओब्लिक पैराबोला की पहचान करने का तरीका, पैराबोला की पहचान करने का तरीका, और पहचान करके उस पैराबोला को ट्रेस करोगे तो इस इक्वेशन की मदद से पैराबोला की ट्रेसिंग, सब कुछ तो समझ में आ गया, बच क्या गया फिर। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो हम इन बातों को अच्छे से समझेंगे, खुद बैठ करके जरूर एक बार एनालाइज करेंगे और इनको नोट करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लेंगे। मैंने इस वाले बोर्ड में एक तरीके से पूरे कोनिक सेक्शन की छाप छोड़ने का प्रयास किया है। बाकी मैं वापस इस कर्व को उठाऊंगा बार बार, इलिप्स और हाइपरबोला में भी प्रूव करके हम देखेंगे कि ये कर्व कब इलिप्स और हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है ना। लिख लें, चीजों को नोट कर लें।